वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार सचिवालय का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। यहाँ पे डेट पूछ रहा है। बम फेंके क्यों थे बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। केंद्रीय विधानसभा में दो बिल पास किया जा रहा था। एक बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। और इसी के विरोध में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। और इसी के चलते उम्र कैद की सज़ा इनको हुआ था। बुटकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सज़ा हुआ था। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को सांडर सत्याकांड के चलते इन लोग को 23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। यहाँ सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत का बात कर रहा है। अब बोल रहा है कि मंगोलों ने भारत में प्रथम बार आक्रमण कब किया था, किस सल्तनत शासक के समय। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश के समय किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था वो अंगल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय हुआ था जो 1790 से लेकर 92 तक चला था। ठीक है। और उस समय टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। टीपू सुल्तान के साथ कर्नवालिस था। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे बात कर रहा है आपको संधि के बारे में। तो 3 संधि हुआ था। मद्रास की संधि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय, मंगलौर की संधि बात करेगा तो द्वितीय के समय, और श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। वह द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध की बात करेगा तो 1780 से लेकर 84 तक हुआ था। और तृतीय तो अभी बताया मैंने 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध की बात करेगा तो 1799 में हुआ था, जहाँ पे टीपू के हार का सामना करना पड़ा और टीपू श्रीरंगपट्टनम के में ही जान गंवा दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है वो गणित विषय से संबंधित है। किससे है? गणित से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित है। याद रखिएगा मुगल काल में जो दरोगा था वो टकसाल से संबंधित था। किससे था? टकसाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। यह कथन कोई और नहीं वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कौन कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो ये बात किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय इसका कार्यकाल पूछेगा तो 1899 से लेकर 1905 तक था। कब था? 1899 से लेकर 1905 तक। और उसी के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1904 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो कांग्रेस समाजवादी दल जो हुआ था उसी 1934 में ही बना था और इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो पटना में हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी जो था वो व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासत को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? एक कंपनी के अधीन था, एक राज्य के अधीन और एक जो था वो केंद्र के अधीन था। ठीक है। 3 भागों में बांटा था। आगे देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की पत्ती किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस के समय लागू किया गया था 1793 में। कब? 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी भी कहा जाता है बंदोबस्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। सोम प्रकाश का बात कर रहा है तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, किसने?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चालू किया था, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा ये पुस्तक है जीवन की उत्पत्ति, ये ओपरिन ने लिखा था। कौन लिखा था? ओपरिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पे इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? कब? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र कोई और नहीं, वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा का बात कर रहा है, तो अंतिम मराठा पेशवा जो था वो कौन था? ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय जो था वो अंतिम मराठा पेशवा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया था? यानी संपूर्ण भारत का बात करेगा तो संपूर्ण भारत का जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। कब? 1881 में। लेकिन प्रथम बार जनगणना का बात करेगा तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में चालू किया गया था। ठीक है, लेकिन बात कर रहा है यहाँ संपूर्ण भारत में, तो 1881 में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला का संत के नाम से किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम जो था यही कांग्रेस का जो कांग्रेस को बनाया किसने था? तो कांग्रेस का बनाया था संस्थापक यही था, ए ओ ह्यूम। कांग्रेस की जो स्थापना किया था ए ओ ह्यूम ने किया था। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था पूरा भारत में, तो उस समय बिहार में एक नखास पिंड आंदोलन चला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थलरुद्ध लैंड लॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है? बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ऐसा इसके लिए आपको पूरा इंडिया का मैप अच्छा से याद रहना पड़ेगा, स्टेट वाइज, यानी हर स्टेट के बारे में, तभी आप जान सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा आप जान लीजिए इस तरह। एक तो झारखंड हो जाएगा, एक हो जाएगा तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़, उधर हो जाएगा हरियाणा, और एक हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में सजाना है। क्या बात कर रहा है? मैदानों को सही क्रम में सजाना है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पहले पश्चिम इस तरह सजाना है। ठीक है, तो सजा सकते हैं हम लोग। इसमें देखिए मगध का मैदान दिया है, मिथिला का मैदान, अवध का रुहेलखंड। तो सबसे पहले पश्चिम इसमें रुहेलखंड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद अवध का मैदान 3 हो जाएगा। उसके बाद अब मगध का मैदान और मिथिला का मैदान, यानी 4 3 1 2। कहाँ है? 4 3 1 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी किस खाड़ी से या सागर में गिरती है? माही नदी का बात कर रहा है, तो माही नदी जो है वो कहाँ गिरती है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो खंभात के खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी जो है ये गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तलचर उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर जो है ये तलचर उड़ीसा में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला का खान जो तलचर में है। ठीक है, बात करें कि थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो थारू जनजाति जो है वो कहाँ पे नहीं मिलती है बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में थारू जनजाति नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? प्लेट का बात कर रहा है। जो विश्व का सबसे बड़ी प्लेट जो है वो प्रशांत प्लेट है। कौन है? प्रशांत प्लेट जो है वो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचयन करता है? बहुत कम करता है। ये भूमिगत जल का बात कर रहा है कि पूरे जल राशि का कितना प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1% से भी कम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 0.68%। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर कि नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? तो याद रखिएगा नामीबिया में तो रहेगा ही, अंगोला में भी है और दक्षिण अफ्रीका में भी है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है,
नामीब मरुस्थल अंगोरा, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थित सही मिलान करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहले नंबर पर दिया हुआ है छपरा। छपरा जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फतुहा का बात करेगा तो ये पुनपुन नदी के किनारे स्थित है, इसी से मिला सकते हैं हम लोग। 1 का 4 और डी का 3 हो जाएगा, तो 1 का 4 डी का 3 कहाँ? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इससे अब हम लोग मिला सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? दरभंगा जो है दरधरा नदी के किनारे और जहानाबाद बागमती के किनारे, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? क्या बात कर रहा है? घूमती हुई वस्तु को अगर गति मापना है, उस यंत्र का नाम क्या है, वही नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम है गायरोस्कोप नाम बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गायरोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है की बात कर रहा है, यानी गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पे असत्य कथन का बात कर रहा है। दर्पण दिया हुआ है, समतल दर्पण का बात कर रहा है, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ के मिला सकते हैं। दिया कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये तो बात सही है। फिर दिया समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण में दर्पण के बिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी बात सही है। यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब परस्पर उत्क्रमण नहीं होता, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसमें क्या बात कर रहा है? असत्य कथन का बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेल जो है जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है और इसका मुख्य कारण क्या है, ये बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर इसमें जो है क्या दिया हुआ है? तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, गलत है। तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, ये भी गलत है। तेल का पृष्ठ सतह पानी से अधिक होता है, ये भी गलत है। इसमें डी ऑप्शन सही होने वाला है। इसमें दिया तेल का पृष्ठ इतना पानी से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, मिलान करते हैं हम लोग। जूल जो हो जाएगा वो कार्य का होता है, तो सही है। एम्पियर किसका? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। वही बात करेगा वाट, तो शक्ति का वाट हो जाएगा और वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। इसमें मिलाइएगा तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से अलग हो जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अपकेंद्रीय हो जाएगा। कौन सा? अपकेंद्रीय, यानी 31 का सी हो जाएगा। वॉशिंग मशीन भी जो है वो अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है और दूध से मक्खन निकालने का जो काम होता है वो भी अपकेंद्रीय बल के मशीन से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? ध्वनि तरंग का बात कर रहा है, तो ध्वनि तरंग के लिए हमेशा मार्ग की ज़रूरत होती है और ये कहाँ नहीं चल सकेगी? तो जो निर्वात होता है, निर्वात में आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली चमकने, ये इसको तड़ित बोलते हैं, से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। यानी जो बिजली चमकता है उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है जिससे जंगलों में आग लग जाता है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो विद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है उसमें? विद्युत ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? यानी लेजर का आविष्कार किसने किया था, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? थियोडोर मैमन ने किया था। कौन किया था? थियोडोर मैमन जो था उसी ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगी अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बात कर रहा है। किरण दिया हुआ है अल्फा किरण, और अल्फा किरण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है वही बात कर रहा है। यह एक धनावेशित होती है, पॉजिटिव तो होता ही है। यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है, ये भी बात सही है क्योंकि धनावेशित है इसीलिए ना विक्षेपित हो जाता है। यदि फोटोग्राफी प्लेट के कोई प्रभाव नहीं डालता, ये बात तो गलत है। इनका वेग प्रकाश के वेग के 1/10वां भाग होता है, ये बात सही है। नहीं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम में चिन्हित करना हुआ है, बढ़ते क्रम में, यानी पहले कम उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, बढ़ते क्रम का बात कर रहा है परमाणु। 36 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, लोहा, तांबा, चांदी, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। ठीक है, परमाणु भार के बारे में अनुसार तत्वों का सही क्रम बताना है जो बढ़ते क्रम में बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चा आम में जो है वो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर का बात कर रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर में जो रासायनिक यौगिक जो होता है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? यानी बुलेट प्रूफ जो वस्त्र बनता है उसमें कौन सा बहुलक यूज किया जाता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो पॉलीएमाइड किया जाता है। क्या कहता है? पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सूखी सेल निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जो बैटरी होती है, जो सूखी बैटरी जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा उसमें क्या पाया जाता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? सेल में तो रासायनिक ऊर्जा ही होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन दिया कि गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? किस मेटल का बात कर रहा है? तो गन मेटल में जो रहता है तांबा, जस्ता और टीन रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश एक उदाहरण है। किसका बात कर रहा है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब ये भारत सरकार के द्वारा है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार था। किसका बात कर रहा है? जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का सिफारिश का आधार था। तो इसका जो राइट आंसर है वो वही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जुगनू एक प्रकार का है। तो जुगनू जो रात में चमकता है वही बात कर रहा है। तो जुगनू एक क्या है? वो कीट है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, एपीफाइट्स यानी अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहली का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अग्नाशय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय मनुष्य शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस बी जो होने का मुख्य कारण है वो विषाणु है। विषाणु यानी वायरस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। साधारण ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है इस ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से तो तंबाकू के खेतों में। कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में एंजाइम सक्रिय निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण होता है? तो याद रखिए कि पौधे में एंजाइम जो है वो सक्रियता जो है निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ उत्पन्न होती है? किस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया यानी कहाँ पे उत्पन्न होती है? उत्पन्न नहीं, संपन्न का बात कर रहा है। तो कहाँ पे संपन्न होती है? वो कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।